If you know yourself and you know your enemy, your victory is assured. If you know yourself but you do not know your enemy, 50% times you will win, 50% times you will lose. But if you don't know your enemy and you don't know yourself, you will lose 100 times. तारीख है 22 अप्रैल 2025। The manufacturing era, industry 2.3, 2.4. I would say industry 3.0 was को हम शायद बोलेंगे कि वो उस ईरा में इंडिया में लागू थी। ये हमारी कलाई थी उसमें। लेकिन इस प्री इंडिपेंडेंस ईरा में जब अंग्रेज़ों ने कदम रखा तो अपने भारत देश की जो एक मजबूत नींव थी, उस नींव को तोड़ने के लिए उनका प्रयास बहुत ही कुटिल और दुष्टतापूर्ण था। ये मैं शब्द सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं 1947 में हमें अपनी स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, और पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान मांग के लिया था। भारत ने तो कभी ऐसी कोई मांग नहीं करी थी कि भाई देश का बंटवारा हो। तो उसका फ़ायदा लेते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमण किया। उनका धारणा थी पाकिस्तान तो ले लिया और अभी लड़ाई करके पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो था हम भारत से हम छीन लेंगे। वो अपना टाइम फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे ही होते हैं, तब कुछ लोग आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू करते हैं। उनका धर्म कौन सा है ये पूछकर उन्हें मारते हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने 100 टेररिस्ट भेजे गए, 100 से ज़्यादा लोग मैंने उनके मार दिए, उसके प्रतिकार में बोलेंगे यही मैंने तो कुछ नहीं किया। ये लोग 22 अप्रैल का ये जो हमला था पहलगाम का, इज द ट्रिगर फॉर ऑपरेशन सिंदूर। हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी, भारत बदल रहा है और मारेगा भी। यदि जैसे मैंने कहा कैंसर बॉडी में बैठा है, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे है, कैंसर को काटना है तो कैंसर को तो मैं काटूंगा ही। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिया था, इंडिया विल गिव एन इक्विटेबल एंड द बिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान। उनका हमेशा कहना होता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जो आतंकवाद धर्म पूछ के लोगों की हत्या करता है, क्या आप कभी कह पाओगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? किराना हिल्स पर हमने जब अटैक किया तो एक्चुअली अटैक किया हमने किराना हिल्स पर जख्म या दर्द हुआ अमेरिका में। ऐसा क्यों हुआ? यू कैनॉट से कि मैं आपके घर में घुस के आपके कुटुंबियों को गोलियां मार दूंगा, लेकिन आप मुझ पर गोली नहीं दागे। फिर तो मैं अपना 10 साइज का निकाल के आपके जहां मारना है वहां पे जरूर। वाह सर, शुरुआत ही इतनी इंटेंस हुई है इसकी, आगे जाकर और भी थोड़ा सा इंटेंस ये पॉडकास्ट होने वाला है। तारीख है 22 अप्रैल 2025। लोग अपनी फैमिली के साथ कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं, स्पेशली पहलगाम। वो अपना टाइम फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे ही होते हैं, तब कुछ लोग आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू करते हैं। उनका धर्म कौन सा है ये पूछकर उन्हें मारते हैं। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं उसी काले दिन की जिस दिन 26 हिंदुस्तानियों ने अपनी जान गंवाई ऑन द वेकेशन। मतलब कि आप सोच भी सकते हो कि आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हो और मौत वहाँ आपका इंतज़ार कर रही है।
इट वॉज हॉरिबल। और ये काम किया था पाकिस्तान के रेजिस्टेंस फोर्स ने। और इसके 2 हफ्ते बाद इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। वेरी प्रिसाइज एंड मास्टर क्लास। आज के इस पॉडकास्ट में हम उसी के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन प्लान कैसे हुआ, इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, और इसमें कौन कौन से वेपन्स यूज़ किए, और ये जो मास्टर क्लास है इसकी सराहना बाकी के देशों ने क्यों की, ये सभी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सर, वेलकम बैक। श्रोताओं से मैं अपनी पहचान करा दूं। पहले मैं कमोडोर श्रीकांत देशमुख, और मैं ऋषिकेश को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक राष्ट्रभक्ति पर विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है, जिसमें हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे और हमारे शूर सेनानियों के और सेनाओं ने जो एक अभूतपूर्व कार्य किया उसका विश्लेषण करेंगे। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, एंड यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। पर थोड़ी एक शिकायत है कि आपने कहा कि मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन करता हूं, और मैं ऐसा समझता हूं कि आप किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, लोग आपको जानते हैं सर। सो सर, मेरा पहला सवाल है कि जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, उस दिन का महत्व क्या है? क्योंकि इसके बाद में बहुत सी चीज़ें बदली। सो इससे हम शुरुआत करेंगे। सो प्लीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो आपसी संबंध है उसमें आतंकवाद ये हमेशा ही बहुत बड़ा इशू रहा हुआ है, और ये आतंकवाद का कारण यही है कि पाकिस्तान ने मांग के तो अपना देश ले लिया, उसके बावजूद उनकी शायद नीयत भरी नहीं है, ऐसे मैं कहूँगा। और उसके कारण कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमें मिलना चाहिए, ये सारी उनकी जो धारणा है, ये एक महत्वपूर्ण उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा है पाकिस्तान की स्थिति। आप देखेंगे जिसमें जो हमेशा के लिए अशांतता बनी रहती है, लोगों का जो दैनिक व्यवहार है या जीवन है वो बहुत कठिनतापूर्ण होता है। तो उनकी जो सेनाओं की जो सत्ता चलती है वहाँ पे, उसको अबाधित रखने के लिए और एक बोगी क्रिएट करने के लिए कि भाई भारत हमारा एक बहुत कट्टर शत्रु है और उससे सामना करने के लिए सेनाओं का राज्य पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है, ये धारणा के कारण वो भारत में कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहते हैं, जिससे आम आदमी का ध्यान बाकी अंतर्गत उनके जो प्रॉब्लम्स है उससे हटा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में 22 अप्रैल 225 ये एक अगली कड़ी है। लेकिन ये कड़ी में उन लोगों ने जो कुछ किया वो, जैसे आपने पहले कहा, भारत के इतिहास में एक बहुत ही काला दिन था। yes, और किसी को धर्म के नाम पर चुन चुन कर मारना, ये जो काम है वो किसी भी देश को मंजूर कभी नहीं होगा। सो इसका मैं यही कहूँगा कि ये जो कार्यवाही आतंकवादियों ने की वो गलत थी। और जो हमारे जो सूडो सेकुलरिस्ट है और जो कुछ आतंकवाद के, मैं उसका समर्थन तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके तरफ जो सॉफ्ट कॉर्नर रहने वाले जो हमारी देश के लोग हैं, उनका हमेशा कहना होता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन जो आतंकवाद धर्म पूछ के लोगों की हत्या करता है, क्या आप कभी कह पाओगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? गुड क्वेश्चन। तो इससे आपको इस दिन का महत्व ज़रूर समझ में आएगा और श्रोताओं को ये पता चलेगा
कि आतंकवाद भी अपना धर्म ज़रूर दिखाता है। ज़रूर दिखाता है, एग्जैक्टली। हाँ, वाह सर, शुरुआत ही इतनी इंटेंस हुई है इसकी, आगे जाकर और भी थोड़ा सा इंटेंस ये पॉडकास्ट होने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। एक्चुअली जब हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हम एक्चुअली इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पहले हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस के बारे में। मैं तो सर्वप्रथम आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि मैंने ऑफ सिंदूर पे कई पॉडकास्ट देखे हुए हैं और वो पॉडकास्ट जनरली ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का कारण, उसको अंजाम देने का जो प्रयास हमारा था, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी धारणा और इसका महत्वपूर्ण कारण यदि समझना है तो जैसे आपने कहा, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसका जो इतिहास है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और आपका दूसरे कारण के लिए भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि आपने उसको दो भागों में तोड़ा हुआ है, एक प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस आई वुड से, क्योंकि ये दो भाग जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको नज़र आएगी, एक प्री इंडिपेंडेंस ईरा और एक इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा है, ये एक दूसरे से अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसका उदाहरण मैं दूं तो वे अपने दो आँखों की तरह है, अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं। राइट। और अपने ब्रेन में इम्प्रिंट करना है तो दोनों आँखों का आपसी मेलजोल जैसे होता है, वैसे दो ईरा अपने आप में जुड़ जाएंगे ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि ये दोनों जब जुड़ते हैं तब ऑपरेशन सिंदूर का महत्व अपने आप समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा कि आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर ब्रेकिंग इनटू टू पार्ट्स। सो कमिंग टू द प्री इंडिपेंडेंस पार्ट ऑफ इट, जैसे हम कहते हैं कि आपको एक गाना याद आएगा, डाल डार पर सोने की चिड़िया करती है वह सेरा, वो भारत देश है मेरा। उस ज़माने में सचमुच ये एक उसका उदाहरण था, यानी जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। राइट। सचमुच उस ज़माने में हमारे देश में सोने का धुआं उठता था। उसका कारण है, भारत में हमेशा हम कहते हैं कि इंडिया इज एग्रोन इकोनॉमी। यस, एक एग्रोन इकोनॉमी ज़रूर है, लेकिन इट इज़ नॉट ओनली द एग्रोन इकोनॉमी। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो प्री इंडिपेंडेंस ईरा में जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कदम नहीं रखा था, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत एक ऐसा देश था जहाँ पे खेती बाड़ी तो चलती थी, हम अपना अनाज और बाकी चीज़ों के लिए हम स्वयं पूर्ण थे, लेकिन उसके साथ साथ में जिसको आज हम कहते हैं द मैन्युफैक्चरिंग ईरा, इंडस्ट्री 2.3 2.4, आई वुड से इंडस्ट्री 3.0 को हम शायद बोलेंगे कि वो उस ईरा में इंडिया में लागू थी। ये हमारी कलाई थी। उसमें मैन्युफैक्चरिंग होता था, स्मेल्टिंग होता था, ओवर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की पद्धति सिर्फ भारत में थी। जिंक, जस्ट India was the only country knew how to extract zinc from the ore. That was the prowess of India. और उस ज़माने का भारत में जिसको हम कुटीर उद्योग कहते हैं, वो चलते थे। यानी हर एक इंसान, हर एक कारागिर अपने फैमिली टू फैमिली वो स्किल्स आगे चलते थे, लेकिन वो स्वयं पूर्ण थे। कोई भीख मंगा नहीं होता था, क्योंकि हर एक के पास अपना उद्योग होता था, हर एक के पास अपनी कला थी, और हर कला का आदर भारत में हमेशा से होता रहा है, तब भी होता था। और जैसे मैं कहूँ कि मैं मटका बनाता हूँ या दूसरा कोई लोहार है वो खेती बाड़ी के औजार बनाता था, तो जब इसको लोहार को कुछ ज़रूरत पड़ी
तो वो कुम्हार के पास जाता था, कुम्हार को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो बुनकर के पास जाता था। लेकिन उस ज़माने में करेंसी क्या थी? अनाज। यानी कुम्हार ने लोहार से कुछ औजार लिए, उसके बदले में उसको अनाज देता था, और अनाज वॉज द करेंसी ऑफ दैट टाइम। इसलिए मैंने आपको कहा कि इंडियन इकोनॉमी वॉज द एग्रोनियन इकोनॉमी, क्योंकि इट वॉज द करेंसी ऑफ दैट ईरा। इसका मतलब ये नहीं कि भारत सिर्फ खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये चलता था, दिस इज नोन एज द स्ट्रॉन्ग बार्टर सिस्टम। यानी आप कहो कि नॉर्थ इंडिया में XYZ चीज़ बनती है, साउथ में ABC बनती है, तो अपने प्रदेश बार्टर सिस्टम पे चलते थे। यानी कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं था कि जिसमें अकाल पड़ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बार्टर सिस्टम वॉज वेरी स्ट्रांग। तो इतनी सुबत्ता हमारे देश में थी, और प्री इंडिपेंडेंस की राह में हम ऑलमोस्ट सारे जग पे राज्य करे, इतनी हमारी प्रोग्रेस थी। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि आप हमारा राज्य का पावर देखिए, या उस टाइम का नौसेना का हमारा पावर देखिए। हमारा जो व्यापार चलता था, एक इस तरफ पर्शिया के लेते हुए उस तरफ ऑस्ट्रेलिया तक चलता था, अखंड भारत था उस टाइम। लेकिन इस प्री इंडिपेंडेंस ईरा में जब अंग्रेज़ों ने कदम रखा, तो अपने भारत देश की जो एक मजबूत नींव थी, उस नींव को तोड़ने के लिए उनका प्रयास बहुत ही कुटिल और दुष्टतापूर्ण था। ये मैं शब्द सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने पहले तो अपनी जो खेती बाड़ी के जो ये थी, उसके ऊपर आपको पता होगा टैक्स लगा दिया था, लगान फिल्म आपको याद होगी। यस। और अपना इंडस्ट्रियल बेस जो था, कुटीर उद्योग जो था, उसको उन्होंने सिस्टमैटिकली ख़त्म कर दिया। सो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी थी या बार्टर इकोनॉमी थी, तो उन्होंने हमको क्या किया, हमें उन्होंने, जिसको हम रॉ मटेरियल कहेंगे, कच्चा माल जिसको कहा जाता है, वो तो हम मैन्युफैक्चरिंग नेशन से रॉ मटेरियल सप्लाई की स्थिति में हमको लाके छोड़ दिया। और ऑल दिस रॉ मटेरियल was being fed to industry in UK। यानी हम रॉ मटेरियल सप्लायर बन गए, वहाँ से माल बनकर हमारे पास आएगा और 10 गुना कीमत में हमको बिका जाएगा। रॉ मटेरियल माटी के मोल में खरीदेंगे और बेचते हुए हमें वो कई गुना ज़्यादा कॉस्ट में बेचा जाएगा। तो एक कॉमन मैन की जो एक अपनी इकोनॉमिक पावर थी, उसको उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया, जिसके कारण असंतोष तो ज़रूर फैला। और ऑपरेशन जिसको कहेंगे, ये ऑपरेशन में बिल्कुल बहुत लोगों को तकलीफ़ें होने लगी। तो प्री इंडिपेंडेंस इरा में आप देखेंगे कि जैसे ही अंग्रेज़ों ने हमारा एग्रीरियन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग को ख़त्म किया, और उसके साथ साथ में उन्होंने हमारी शिक्षण प्रणाली, जिसको हम गुरुकुल सिस्टम, उसको ख़त्म किया, और धीरे धीरे हमारा मैरिटाइम पावर यानी सागरी सामर्थ्य को कम किया। तो ये सब चीज़ों ने भारत देश को सोने की चिड़िया के देश पे, चिड़िया को भी अनाज के लिए भीख मांगनी पड़ेगी, इस तीन इलाके में छोड़ दिया। उसके कारण असंतोष फैला, कई संगठन यहाँ बन गए। तो वहाँ पे कोई रिफॉर्म संगठन थे जिनका ये था कि भाई कैसे भी करके अंग्रेज़ के चंगुल से हम नहीं छूटेंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी। तो कई संगठन थे, उनके मार्ग अलग अलग थे। महाराष्ट्र में भी आप जानेंगे, एक जहाल पक्ष होता था, एक मावाड़ पक्ष होता था, कि जैसे आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले भी मावाड़ पक्ष में जाते थे। लोकमान्य तिलक जी को आप देखेंगे तो उग्रवाद की तरफ उनका लगाव था। तो भारत देश में कई सारे ऐसी संगठनाएं थी जो अपनी अपनी मार्ग से देश को आज़ादी मिले उसका प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन इस सब मिलजुल के सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद करना। लेकिन ब्रिटिशर को भी उस ज़माने में पता चल गया था कि आप 1857 की आप देखेंगे कि जब म्यूटिनी हुई थी
नेवल म्यूटिनी वॉज वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर इंग्लिश टू डिसाइड कि हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। उस ज़माने की आप क्रांति जो देखेंगे उसमें 400 नौसैनिक मारे गए थे, लेकिन उसने गवर्नर जनरल ने अपने सरकार को पत्र लिखा था कि अभी इस देश में रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और आपको चर्चिल जी का एक महत्वपूर्ण वाक्य आपके पास में आप ज़रूर जानते होंगे कि भारत एक गंवार लोगों का देश है, इन लोगों को हम आज़ादी देंगे तो आतंक के अलावा इस देश में कुछ नहीं होगा। ये उनकी धारणा थी। वी वर नोन एज द सेक्स चार्मर्स इंडिया। लेकिन उसके बावजूद उनको भी पता चला था कि इस देश को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ है, छोड़ना पड़ेगा। तो उनकी धारणा ये तो ऐसे छोड़ेंगे कि ये कभी पनप नहीं पाएंगे और वो अपनी पूर्व धारणा की तरफ नहीं जा पाएंगे। दैट इज़ द रीज़न टुडे वी हैव इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये प्री इंडिपेंडेंस जो आपने कहा सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी था कि ये प्री इंडिपेंडेंस का पोस्ट इंडिपेंडेंस से बहुत बड़ा ताल्लुकात है। आई होप हमारे दर्शकों को इससे हमारी पृष्ठभूमि के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हुई होगी। राइट, धन्यवाद। राइट, एग्जैक्टली। अभी हमने बात की प्री इंडिपेंडेंस के बारे में, अभी हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। जैसे आप जानते हैं 1947 में हमें अपनी स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, और पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान मांग के लिया था। भारत ने तो कभी ऐसी कोई मांग नहीं करी थी कि भाई देश का बंटवारा हो जाए। हम तो इसी में थे कि भारत अखंड रहे, अपना सब मिलजुल के हम अपनी प्रगति करें। लेकिन जो भी पॉलिटिकल कारण हो, उस टाइम की जो कोई परिस्थितियाँ हो, जिन्ना साहब की कोई अपनी धारणा हो, अल्टीमेटली वो बंटवारे की तरफ तो देश चला ही गया। लेकिन बंटवारा जो हुआ तो उसको हम कह पाएंगे कि भाई आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी जब मिली उस पार्टीशन का जो पेन देश में हुआ, उसकी कठिनाइयाँ लोगों ने झेली, नरसंहार देश ने देखा, उस आज़ादी पे एक धब्बा ज़रूर लग गया, जिसकी मैं कहूँगी जिसका उसका जो पेन था, जो दुख था, वो आज तक भी हमारे दिल से जा नहीं पाया। गया नहीं है अब तक। वी माइट हैव फॉरगिवन द पीपल हु परपेट्रेटेड, लेकिन उसको हम भूल नहीं सकते, वी कांट फॉरगेट इट। तो उसी ज़माने में ये जो पेन था, ये जो प्रॉब्लम था, ये तो एक कारण है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट पोस्ट इंडिपेंडेंस। उस ज़माने में हम आदरणीय सरदार पटेल जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी जो नीति थी कि जो कोई राज्य है या कोई प्रणाली है, उनको भारत देश में एकत्रित करना होगा। दे शुड सबसर्व और सबमर्ज इनटू इंडिया। और कई सारे ये जो नवाब थे या बाकी कुछ थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह अपने देश में उसका एकत्रीकरण ज़रूर किया था। और महाराज हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर थे, और पाकिस्तान की ये धारणा थी हरि सिंह जी का जो कोई झुकाव है वो भारत की तरफ है, और वो भारत में जाने के लिए वो एग्री हो जाएंगे, और पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था। आप ये जानते होंगे कि जब ये खलबली मची, जब ये पार्टीशन की बात हुई, बंटवारे की बात हुई, उसी टाइम भारत देश में ही कि किसी पर्टिकुलर जमात को अपना कुछ स्टेट मिल जाए, अपना कुछ इंडिपेंडेंट मिल जाए, ये भी धारणाएं कुछ फैल रही थी। लेकिन बंटवारा जो था वो इतना महत्वपूर्ण था और उसका पेन इतना ज़्यादा था कि ये मांगे उछल रही थी, लेकिन वो थोड़ी बैक बर्नर पे रही थी, ऐसे मैं कह पाऊँगा। और देश में तो असंतोष था ही था, हम नए थे, प्रणालियाँ नहीं थी, कोई प्रोसेस नहीं थी हमारे पास में। तो उसका फ़ायदा लेते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में आक्रमण किया। उनका धारणा थी पाकिस्तान तो ले लिया, और अभी लड़ाई करके पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो था हम भारत से हम छीन लेंगे। और एक महत्वपूर्ण मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, 1947 में जब कश्मीर देश में, कश्मीर के प्रांत में, देश नहीं कहूँगा मैं, जो आक्रमण हुआ वो किसने किया? उस टाइम मुजाहिर लोगों को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान में आक्रमण किया।
पाकिस्तान की जो सेनाएं थी उन्होंने मुजाहिर को सपोर्ट किया कि आप जाके कश्मीर का प्रदेश काबिज कर लीजिए। दैट मीन्स 1947 was the first instance in the Indo-Pak history when proxy war started. सो एक्चुअली पाकिस्तान जो स्टेट है, इन्होंने जो मुसलमान लोग थे जो यहाँ से वहाँ पर गए, उनको ये कहा कि आप जाओ और अपने लिए कश्मीर की मांग करो, या फिर उसके लिए आप मांग करो की बात ही नहीं यहाँ पे। और मुजाहिर जो थे पाकिस्तान से घुसे हैं। तो उस ज़माने में हरी सिंह जी को ये पता चल गया कि यदि मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरे लोगों का तो नरसंहार होगा। कश्मीरी पंडित थे, सारे ही लोग थे वहाँ पे, ऐसे ही कुछ नहीं कि सिर्फ मुसलमान थे उसमें। तो हरी सिंह जी ने फिर मजबूरन और चाहते हुए, दोनों चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने अंडर डिस्ट्रेस साइन करा। व्हेन ही सॉ द डिफिकल्ट सिचुएशन ही एग्रीड टू मर्ज कश्मीर विथ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया। और फिर हमारी सेनाएं श्रीनगर में गई, और श्रीनगर में उस दिन में सिख हमारी सेनाएं जो थी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उस टाइम पे यदि श्रीनगर का जो एयरपोर्ट था वो यदि मुजाहिर और पाकिस्तानी फ़ौजों के कब्ज़े में चला गया होता, कश्मीर को बचाना हमारे लिए नामुमकिन होता। तो जैसे ही हमारे उस टाइम का जो कोई भी सरकार हो, जब ये हरी सिंह जी ने बता दिया कि भाई मैं भारत देश का एक अभिन्न अंग हूँ, हमारी सेनाएं वहाँ पे गई और सिख सेनाओं ने पहले कश्मीर के इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया एयरपोर्ट पे, और उसको फोर्टिफाई करते हुए वहाँ से फिर अपना अड्डा बनाते हुए इन मुजाहिरों को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फिर हमने उनको रोका, एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडो पाक रियल वॉर। इट एस्केलेटेड इनटू वॉर सिचुएशन, और उसमें कई सारे लोग मारे गए, कई सारे सैनिक हताहत हुए, और उसका नतीजा ये हो गया कि अल्टीमेटली देश का तो बंटवारा हुआ ही हुआ। लेकिन इस घटना के कारण मुजाहिर और पाकिस्तानी आर्मी का जो घुसपैठ थी उसके कारण कश्मीर भी बट गया। एक हमारा जो लेजिटिमेट है उस लेजिटिमेट भाग को दो टुकड़ों में बंटवारा करा गया, इसीलिए आज भी हम उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से नाम से जानते हैं। इल्लीगल ऑक्यूपेशन है कश्मीर पर पाकिस्तान का। तो ये जो उन्होंने बंटवारा किया, इसमें अब तीन चीज़ों की नींव आप देखेंगे। एक, पाकिस्तान मांग लिया लेकिन उससे उनका दिल नहीं भरा। कश्मीर लेने की उनकी इच्छा 1947 से थी, आज भी है, और प्रॉक्सी वॉर 1947 से शुरू किया, आतंकवाद 1947 से शुरू हुआ, दोनों आज भी है। दोनों आज भी है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस को आप कट एंड ड्राई में बांट नहीं सकते हो। दोनों अपनी आँखों की तरह एक दूसरे मिलती है, और दोनों मिलकर एक हमारे दिमाग में एक प्रतिमा बनाएगी कि पाकिस्तानी टेररिज्म का उगम कहाँ से हुआ और वो आज तक कैसे चल रहा है। अगर टेररिज्म के उगम की बात करें तो एक्चुअली हाउ इंडो पाक रिलेशंस गॉट मार्ड बाय टेररिज्म, ये कैसे हुआ? अब जिस देश की धारणाएं जो अपने आप में खुश नहीं है, आप देखो कि 1947 में हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हमारी जो कोई रिसोर्सेज थी वो बंटवारे में एग्री हो गया था। आपको पता होगा 52 करोड़ रुपया उनको दिया गया था। यस यस। सेनाएं प्रोपोर्शन में बढ़ गई थी। Yes. जहाज उनको मिले, वेपन उनको मिले, सेनाएं उनको मिली। अब ये जब मिलने के बाद में अब जैसे एग्रीमेंट के मुताबिक हो गया, तो फिर खुश रह के अपने देश को प्रगति की तरफ ले जाने के अलावा आप दूसरे देश की जो प्रणाली है उसमें अपना नाक डालने की क्यों कोशिश करते हो? भारत ने 1947 में, ना तो हमारे पास में कोई उस टाइम कुछ नहीं था हमारे पास, नहीं, जो कुछ मिला बंटवारे हमें भी कुछ मिला, लेकिन ना तो हमारे पास इंडस्ट्री थी,
और हमारी कुटीर उद्योग जो थे उसको ब्रिटिश ख़त्म कर चुके थे। पैसे की कमी तो ज़रूर थी, बंटवारे का दुख चल रहा था, लोगों का अनसर हुआ था, खाने के लिए अनाज नहीं था, और इतना बड़ा देश आ गया लेकिन कोई प्रांत में कोई ऐसी सरकार या प्रणाली नहीं लगी थी। बहुत कठिन परिस्थिति थी। उसके बावजूद हमारे जो कुछ नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री होंगे, या हमारे मंत्रिमंडल के लोग होंगे, धीरे धीरे हमने अपनी प्रणालियाँ शुरू कर दी। संविधान लिखा गया और 1950 में हमने अपने आप को रिपब्लिक बना दिया। ये सब कुछ हम कर रहे थे। आगे चलते हुए सेनाओं को प्रणाली में डाला गया, हमारे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, वाइट यानी मिल्क रेवोल्यूशन आया, सारी यानी हम प्रगति की तरफ चल रहे थे। पाकिस्तान ना तो डेमोक्रेसी रही, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट रहा, ना कुछ रहा। इलेक्टेड गवर्नमेंट आते हैं लेकिन वो पपेट गवर्नमेंट है। यानी सेना ने वहाँ की सत्ता अपने हाथ में इसलिए रखी कि दे जस्ट वांट टू एंजॉय द प्रिविलेजेस, लेट कॉमन मैन सफ़र, और उसका जो परिणाम है वो आज भी चल रहा है। सेना को अपनी सत्ता बनाए रखनी है पाकिस्तान में। जब तक इंडिया की बोगी पाकिस्तान के लोगों के नज़रों में टिकी नहीं रहेगी, पाकिस्तान के आर्मी की सत्ता तो टिकने वाली है नहीं। तो भारत का ये जो भूत लोगों को वो दिखाते हैं, तो उनका ये प्रणाली है कि भाई पहले जाके आतंकवाद मचाओ। अब आतंकवाद हो गया तो रिटेलिएशन में हमारे लोग चिढ़ जाएंगे, सरकार से तो डिमांड करेंगे भाई उसका कुछ प्रतिकार तो किया जाए, क्योंकि आप कोई हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हो। तो भारत प्रतिकार में कुछ चीज़ें करेगा, हम कुछ करेंगे, वो बोलेंगे देखो अब हम पे वो बमबारी कर रहे हैं, हमारे इतने सिविलियन मारे गए, हमारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने 100 टेररिस्ट भेजे थे, 100 से ज़्यादा लोग मैंने उनके मार दिए, उसके प्रतिकार में ये हो रहा है। बोलेंगे यही, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये लोग आ गए। यानी टेररिज्म इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी डेज। और भारत की बोगी को चलाने के लिए, अपनी सत्ता बनाए के रखने लिए पाकिस्तान की आर्मी जो है, उनका एक ही उद्योग है, टेररिज्म बढ़ावा दिया जाए। तो फिर एलईटी हो या फिर मुजाहिद हो या आप कोई भी संगठन का हो, सारे पलते हैं। लश्कर तैयबा हो गया, जैश मोहम्मद, सारे पलते हैं, सारों को पैसा है। अब आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की जनता आज जब देखो 3,000 रुपये पर लीटर पेट्रोल कॉमन जनता के लिए, 3,000, लेकिन मिलिट्री कोई निर्बंध नहीं है। अब जनता के पास पैसा नहीं है, जनता के पास सुबत्ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास में टेररिस्ट को पैसा जो देते हैं वो कहाँ से आता है? ये पैसा आता है जो तुम्हारे मादक पदार्थ जिसको कहते हैं, इसका जो व्यापार चलता है, ड्रग्स आते हैं पाकिस्तान से, जाते चाहे चीन में चले जाते हैं, चीन प्रदेश में वो बिकते हैं, उससे पैसा जनरेट होता है, वो पैसा फिर टेररिस्ट एक्टिविज्म के लिए आता है। अच्छा, आप मुझे पूछोगे चीन के पास कैसे जाता है? चीन ये पक्का इंश्योर करता है उनको लोगों पे ड्रग्स का परिणाम नहीं होगा। लेकिन एनिमीज माय फ्रेंड, जो पैसा जनरेट होता है वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में टेररिज्म के लिए कैसा आएगा, उसमें कहीं ना कहीं चीन का भी, जिसको मुख्य सम्मति कहेंगे, वो भी है। सो टेररिज्म, एज आई सेड, इज द फॉरेन पॉलिसी as far as Pakistan is concerned towards India, number 1. Number 2, अब ये तो कहेंगे कि दिस इज व्हाट आई विल से, कि ये तो इसको कहेंगे रट लगाने वाली बात कहूँगा मैं, लेकिन उनकी धारणा यही है, रुला कर लिया पाकिस्तान, हंसते हुए ले लेंगे हिंदुस्तान। और दूसरी चीज़ हमेशा कहते हैं, वी विल टेक इंडिया बाय द इन्फ्लिक्टिंग डैमेज थ्रू द 1000 cuts. And terrorism is nothing but the way of doing 1000 cuts. It's a continuous way of देश में अशांति मचा के रखे, और हमारी सेनाएं और हमारी जो प्रणालियां हैं उनको टेररिज्म में दबा के रखे, ताकि चीन से मुझे युद्ध करना है तो मेरा आधा ध्यान तो ये टेररिज्म को पकड़ने का। राइट। सो ये सारी प्रणालियां जब आप देखेंगे
तो पाकिस्तान एक नीति पे चल रहा है कि जिसका एक ही है, कुछ भी करके भारत की जो उन्नति की तरफ की जो जर्नी है या जो हमारी प्रगति के पथ पर हम चलने की हमारी जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है। सो ऐसी चीज़ें करके कोई टेररिज्म करता रहे तो इट विल बिकम, जिसको नासूर कहते हैं, टेररिज्म विल ऑलवेज बी द बिगेस्ट और रादर अ कोर प्रॉब्लम बिटवीन दी foreign relations between India and Pakistan. And as you asked me why it is like this, That's the reason. This is why. I hope our viewers will understand why terrorism has been prevailing since 1947. Absolutely. That is absolutely right, sir. अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पर। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रिगर पॉइंट क्या था? ऑपरेशन सिंदूर के ट्रिगर पर आने से पहले एक जरा प्रणाली देखें। जो कोई आतंकवादी गतिविधियां भारत में जो पाकिस्तान, आई विल नॉट हेजिटेट इन सेइंग पाकिस्तान स्पॉन्सर, जो मराठी में कहते हैं ताकाला गेल्यानंतर भांड का लपवायचं। सो इफ यू नो इट माइट एज विल से इट इज पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। उसकी आप गतिविधियां देखोगे तो मेन मुद्दों पे मैं आऊँगा। 2001 का अटैक, 2008 का बम्बई अटैक, और इन 2001 और 2008 के बीच में कहीं बालाकोट आ गया, कहीं और कुछ आ गया, कहीं ना कुछ आ गया। यानी कहीं ना कहीं इनका यही था कि अशांति मचा के रखे और बहुत कुछ भारत के लिए कष्ट निर्माण करें। ये बड़ी दुख की बात है कि 2008 में जो कोई बम्बई का आतंकवाद का जो हमला हुआ था या 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, मैं अभी राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जब ऐसे होता है तब भी हमने यदि उसको बिफिटिंग रिप्लाई दे दिया होता 2001 में कि भैया मेरी एक लाइन है, इस लाइन को एज इट हम अंग्रेजी में कहेंगे ड्राइंग द रेड लाइन, राइट कि भाई इसको आप क्रॉस करोगे तो फिर ये मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन वो लाइन खींचने के लिए शायद थोड़ा कुछ टाइम लग गया। राजनीति फिर से नहीं जाएंगे हम, जो हो गया सो हो गया। लेकिन जब ऐसे होता है ना, आप जाओ, आई लॉन्च अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट से आतंकवाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आतंकवादी को कोई फ़र्क पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। आतंकवादी सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं कि एक गोली के बदले 2 गोलियां दाग के उसको ख़त्म करना पड़ता है। कैंसर यदि है तो उसको ऑपरेट करके केमोथेरेपी देनी ही पड़ती है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई कैंसर है तो उसको मैं शुगर खिलाऊंगा, उसको बड़े प्यार से मैं मना लूँगा। नहीं हो सकता ऐसे। कैंसर हैज़ टू बी ऑपरेटेड अपॉन। तो ये सारी गतिविधियाँ जो चल रही थी 2001, 2008 और आगे चलते हुए फिर बालाकोट आ गया। Balakot was the turning point. We didn't want to be very harsh, but we wanted to send a lesson, send a message that भारत बदल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक एक वो जो मैसेज देना चाहते थे हम कि पाकिस्तान को, भाई देखो हो गया बहुत हो गया, अभी भी समझ जाओ, डोंट क्रॉस द लाइन, डोंट क्रॉस द लाइन। लेकिन पाकिस्तान है, वो तो उनकी यूनिवर्सिटी कुछ अलग है, उनके लेसन समझ में नहीं आते होंगे शायद। लेकिन दुख की बात है कि हमारी लोग हैं जिनके समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग हैं हमें पूछते हैं सर्जिकल स्ट्राइक है, उसका प्रूफ दे दो। इनको इतनी भी अकल नहीं कि मैं प्रूफ मांगूँ तो मेरे सेनाओं के मनोबल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सरकार की जो प्रणाली है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, देश की जो सुरक्षिता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सत्ता के लिए तुम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हो जिससे देश के लिए खतरा बढ़ जाए। एक देशाभिमान होना चाहिए, एक देश की नीति निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं करना चाहूँगा ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ तो भारत मेरा देश है। जब भारत मेरा देश है तब मुझे मेरे देश से कुछ
चाहिए, मेरा वेलफेयर चाहिए, मुझे फ्री में अनाज चाहिए, मेरी फ्री में फलाना चाहिए। देश के तरफ से हमारी मांगे होती है। लेकिन जब मैं खड़े होकर कहता हूँ भारत माता की जय, भारत मेरा देश नहीं, भारत मेरा राष्ट्र है। राष्ट्र के तरफ से कोई मांग नहीं होती है, राष्ट्र के लिए बलिदान होता है। राष्ट्र शब्द का एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। आप राष्ट्रीय ध्वज कहते हो, राष्ट्रीय गान कहते हो, देश का ध्वज या देश का गान नहीं कहते हो। I want our viewers to understand difference between a country and the nation. If you ask questions, कि give me a proof of my surgical strike, then you are talking as if you are a countryman, not a nationalist. I hope this difference is clear. Right. So surgical strike was the first attempt to teach them, give them a lesson, not teach. And उस जमाने में भी हमने प्रिसीजन स्ट्राइक करके सिर्फ आतंकवादी के ठिकानों पे हमला किया था, सिविल पे नहीं। उसके बाद में बम्बई को बाकी कुछ अटैक हुए, उसमें भी हमने डिप्लोमेटिक वे में जाने की बड़ी कोशिश करी। लेकिन डिप्लोमेटिक वे में पाकिस्तान का रवैया यही रहा है, हाँ हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जैसे आप कहो वाजपेयी जी के साथ मुशर्रफ का कुछ समझौता हुआ था, 2 दिनों में उसकी बाजी पलट गई। उन्होंने आगरा में उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। नीति ऐसी ही रही है उनकी, भरोसा नहीं कर सकते उन पर। तो ऐसे होते हुए जब चला, तो फिर जब बारी आई 2025 22, जैसे मैंने कहा 22 अप्रैल 225, ये तो एक काली रात थी हमारे लिए। आतंकवादियों ने 26 इनोसेंट लोगों को मारा, और 26 जो लोग वहां पर वेकेशन एंजॉय करने के लिए गए थे और फैमिली के साथ चुन चुन के उन्होंने मारा उनको। और अनफॉर्चुनेटली, और अनफॉर्चुनेट तो हमारे लोगों का भी वो जो डेथ हुई वो अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन उसमें एक फॉरेनर भी था। उसका भारत के आर्थिक नीतियों पे भी परिणाम होता है। सो ये आतंकवाद जो मचाया गया पाकिस्तान की तरफ से, इसमें भारत ने सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इट इज़ अ स्टेट टेररिज्म, पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जो उनकी नीति 1947 से रही हुई है। एंड भारत ने ये भी डिक्लेयर किया कि ये नीति ऐसी चलती रही। मैंने जैसे कहा पहले मैंने कहा भारत बदल रहा है, अब भारत बदल गया है, फ़र्क है। और हमने फिर उनको थोड़ा सबक सिखाने की नीति तो समझ में आ गई। लेकिन ऐसे होता है कि कोई भी नीति है, कोई भी कुछ हमें कुछ प्रत्युत्तर देना है, तो प्रत्युत्तर कभी इट शुड नेवर बी अ नी जर्क रिएक्शन। उसमें कुछ नीति होनी चाहिए, कुछ प्लानिंग होनी चाहिए और कुछ तैयारियां होनी चाहिए कि ताकि जो आपको करना है, जो आपका उद्देश्य है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस नीति के कारण मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। नी जर्क रिएक्शन में आप अपना उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। यहाँ उदाहरण दे दूँ, ईरान वॉर पाकिस्तान अमेरिका ने छेड़ दिया, उद्देश्य नहीं था, कहाँ गया वो? तो भारत कभी ऐसी गलती नहीं करता है, सोच समझ के। 1971 उसका उदाहरण है। तो इसमें उद्देश्य मेरा जो था, पाकिस्तान को जो एक सबक सिखाना है अभी कि इसके आगे ये नहीं चले। एंड वी ऑलवेज हैड अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। दैट इज द रीजन वी कैन से 22 अप्रैल का ये जो हमला था पहलगाम का इज द ट्रिगर फॉर ऑपरेशन सिंदूर। सो दिस इज दी, यानी ऑपरेशन नींव की नींव जो रखी गई, दैट वाज पहलगाम अटैक। राइट।
तो एक्चुअली 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का अटैक हुआ। फिर उसके ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तो 22 अप्रैल और ऑपरेशन सिंदूर, इसके बीच का जो डिफरेंस है 2 वीक से थोड़ा ज़्यादा का है। तो इतना टाइम क्यों लगा हमको ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने में? क्या रीजंस थे? कई लोगों ने प्रश्न पूछा हुआ है, अपोजिशन ने भी ये प्रश्न पूछा है और उनकी नीति थी कि हमने पाकिस्तान को जाके बता दिया कि हम अटैक करने वाले हैं। ये बोलने से कुछ नहीं होता है। जब भी आपको कुछ करना है, कुछ मिलिट्री एक्शन लेनी है, कुछ करना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे मैंने कहा कि एक पॉडकास्ट में आपको याद होगा कि आज की युद्ध प्रणाली जो है, ये कोई ढाल तलवार या तीर कमठे वाली युद्ध प्रणाली नहीं है। दिस इज वॉट इज वी वॉन्ट टू फार अ हाईटेक वॉर एंड विच हैज गॉट एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू इट। सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, मीडिया कंट्रोल, साइबर सिक्योरिटी, रिमोट वेपन फाइट, यूज ऑफ लॉइटरिंग अम्यूनिशन। सो ऐसी चीज़ें आपको जब यूज़ करना है, क्योंकि वॉर, नेचर ऑफ द वॉर है चेंज्ड, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज़ है, आज के ज़माने में जो युद्ध है उसमें सेनाओं का मेल जोल होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी सिर्फ एक सेना जाके नहीं बोल सकती कि भाई इस युद्ध को मैं लड़ रहा हूँ, इसको मैं कर दूंगा, ये नहीं होता। तो जब मैं सेनाओं में मेलजोल कहता हूँ, उसमें सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आते हैं। तीसरी चीज़, मेरा उद्देश्य क्या है? जो मैंने उद्देश्य के लिए जो मैंने वेपन्स यूज़ करने हैं, जो अम्यूनिशन यूज़ करना है, या मेरे सेनाओं को आगे बढ़ाना है, जहाज़ भेजने हैं, उसको अनाज चाहिए, तेल पानी चाहिए, अम्यूनिशन चाहिए, इसकी सब हिसाब किताब भी लगाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि 4 गोलियां जेब में रखते हो मैं वहाँ चले जाऊँ और फिर बोलूँ कि भाई मेरे को 10 गोलियां और सप्लाई करो, ऐसे नहीं होता है। ये हो गया एक भाग। दूसरा है, इसमें जो हमारा इंटेलिजेंस है, NIA है, रॉ है या कोई है, इंटेलिजेंट एनालिसिस टू नो कि एक्चुअल ग्राउंड पे परिस्थिति क्या है, मैचिंग इंटेलिजेंस। थर्ड, हमारे लोगों में पैनिक नहीं हो, ये मैसेज भी जाना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों के लिए सरकार ने अपना अपना काम करना चालू कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ फोर्सेस, गेटिंग एवरीथिंग टुगेदर। इंटेलिजेंस प्रणालियाँ अपना काम करने लगी, उसमें सैटेलाइट इंटेलिजेंस आ गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस आ गया, सिग्नल इंटेलिजेंस आ गया, सारी चीज़ इकट्ठा करना। तीसरा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संदेश दिया कि अभी पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो शब्द होता है कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, 3 शब्द है। पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, बातचीत और आतंकवाद इकट्ठा नहीं चलेगा, तीसरा, आतंकवाद यदि होगा, इट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड बाय इंडिया नाउ एज अ एक्ट ऑफ वॉर बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। ये 3 महत्वपूर्ण जो हमारे प्रधानमंत्री ने मैसेज दिए, हमारा नागरिक आश्वस्त हो गया कि हमारे सरकार को, हमारे सेनाओं को पता है कि हमने क्या करना है। तो आपने ये देखा होगा, ना कोई पैनिक देश में हुआ, ना होर्डिंग हुआ, ना लोग पैनिक में लोग उथल पुथल मचाने लगे, या कोई महंगाई बढ़ गई या कुछ हो गया, ऐसे नहीं हुआ। या कोई मीडिया पे नियंत्रण आ गया, सारी चीज़ों पे नियंत्रण हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, ऐसे कुछ नहीं हुआ। इसका कारण है ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी। और ये एक समझदार देश ही करेगा कि भाई नी जर्क रिएक्शन में नहीं जाऊंगा। और इसका एक पर्दे के पीछे वाला भाग जो है, दैट इज डिप्लोमेसी। Honorable Prime Minister was in touch with all our friendly countries, saying that what has been done is incorrect,
एंड इंडिया होल्ड्स अ राइट टू रिटेलिएट, सो दैट यदि हम कुछ कार्रवाई करें तो हमारे मित्र देश ही हमारे विरोध में खड़े ना हो जाए। ये सारी प्रिपरेशन के लिए टाइम तो लगता ही है ना। 2 हफ्ते लगे। चलो, अभी हमने प्रिपरेशन की बात की, अभी हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन की, हमने वो कैसे एग्जीक्यूट किया, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, क्योंकि जो हमने स्ट्राइक की इट वाज पिन पॉइंट एक्यूरेट। और ऐसी ही न्यूज़ आई कि जो हमने वो सिटी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जहाँ पर हाफिज़ सईद की फैमिली में मारी गई, तो वो भी बहुत ही मतलब एक्यूरेसी के बारे में अब बात क्या करना, मतलब इट वाज एग्जैक्ट, वी हिट एग्जैक्टली वेयर वी वांटेड टू हिट। आई मीन इतने एक्यूरेसी, और ये मतलब ये कैसे किया एग्जीक्यूट हमने इतना वंडरफुल ऑपरेशन। ये तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका संक्षिप्त में उत्तर देना कठिन होगा, तो मैं उदाहरण के साथ उत्तर देना चाहूँगा। अब आप कल्पना करें कि एक अस्पताल है, अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन होना है, तो ऐसे नहीं होता कि हाँ अनलेस इमरजेंसी है, बात अलग है, ऐसे नहीं होता कि मरीज को सीधा उठाया और ऑपरेशन टेबल पे डाल दिया। ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके जो औजार हो उनको सैनिटाइज किया जाएगा, प्रिपरेशन होगा। ये 10-15 दिन की बात कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर हो रहा है। राइट। सिर्फ ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर करके तो काम नहीं चलेगा ना, तो मुझे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट चाहिए, मुझे ऑपरेटिंग सर्जन चाहिए, मुझे असिस्टेंट सर्जन चाहिए, मेन सर्कुलेटिंग नर्स चाहिए, सपोर्टिंग नर्सेस चाहिए। ये सेनाएं हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, ये सब मैंने फिर से 15 दिन लगे। अब मरीज तो पता था मुझे जिसका इलाज मैंने करना है, और फिर 7 तारीख को मई को मैंने फिर ऑपरेशन थिएटर को पूरा चालू कर दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पाकिस्तान ने आतंकवाद मचाया, 26 इनोसेंट लोगों को मारा। हमारे सेनाओं को हमारा निर्देश था पिन पॉइंट स्ट्राइक और आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करना है, सिविलियन को कोई धक्का नहीं पहुंचना है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं करना है। 3 मैसेजेस, एक वेल प्लानिंग, सेकंड नॉन एस्केलेटरी रेस्पॉन्स एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तानी सिविलियन पॉपुलेशन। बताइए युद्ध के दौरान कौन सा देश ऐसी बात करता है? जो लोग सरकार के खिलाफ बात करते हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ी अकल यूज़ करके देखिए कि देश किस तरफ से सोचता है। सब तरह मेरा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो मेरा प्रिंसिपल है उसको मैं कभी भूलता नहीं भूले। राइट। तो आपने जैसे पूछा, हमने प्रिसीजन स्ट्राइक करके उनके 9 ठिकानों पे हमला करके आतंकवाद के ठिकानों को हमने बर्बाद किया। अब आतंकवाद के ठिकानों में आतंकवादी बैठे थे, आतंकवादी मर गए, तो फिर उसमें मेरा इलाज नहीं है। यदि जैसे मैंने कहा कैंसर बॉडी में बैठा है, पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे है, कैंसर को काटना है तो कैंसर को तो मैं काटूंगा ही। सो इफ terrorists have died, they were the part of the cancer which I wanted to eliminate. Right. So I have to accept that कि आतंकवाद के ठिकाने से आतंकवाद तो मरेगा, उसके साथ आतंकवादी भी मरेंगे। मेरा ये एक कारण था कि मैं ऐसे स्ट्राइक करूंगा प्रिसीजन कि उसमें से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसी कोई हरकत मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान की जो हरकत थी, ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स, उन्होंने ऐसे स्ट्राइक किए जिसमें हमारे सारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडेड थे। श्रीनगर, लेह, आप कहो पूरे सरहद के पास की जो ठिकाने थे, राइट,
उसके ऊपर हमला करने की उनकी योजना थी। और उनकी ये भी योजना थी कि एक मिसाइल दिल्ली पे पर भी जाके, ये भी उनकी, ये उनका प्लान, यस, ये मैंने भी सुना है। दैट मीन्स escalation of situation which was limited to आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करना was escalated toward the military reaction by Pakistan armed forces, not India. अब जब उन्होंने इतना कुछ कर दिया कि अपने ड्रोन्स भेज दिए, मिसाइल भेज दिए, अब मैं तो हाथ धरे तो नहीं बैठूंगा। फिर से अपने ठिकानों को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी डिफेंस प्रणालियाँ सही जगह पे पहुँचे, सही कार्य करे, सही इंटेलिजेंस उनको मिले, ये जो प्रिपरेशन करनी थी 15 दिन, राइट। यानी मैं अटैक की प्रणाली नहीं लगा रहा था, मेरी डिफेंस की प्रणालियाँ भी मैं लगा रहा था। तो ये जो हमले हुए, तो मैंने अपनी आधुनिक प्रणालियाँ को इस्तेमाल करते हुए उनके ड्रोन गिरा दिए, उनके मिसाइल नष्ट कर दिए, और फिर मुझे अधिकार प्राप्त हुआ कि मैं पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को अभी नहीं छोड़ूंगा। यू कैनॉट से कि मैं आपके घर में घुस के आपके कुटुंबियों को गोलियां मार दूंगा, लेकिन आप मुझ पर गोली नहीं दागोगे। फिर तो मैं अपना 10 साइज का निकाल के आपके जहां मारना है वहां पे जरूर मारूंगा, because you deserve it. Then we escalated toward the military response. Still, हमने प्रिसीजन प्रणाली का यूज़ करते हुए उनके एयर बेसिस थी, उनके जो मिलिट्री निशाने थे, और जिन जिन प्रणालियों ने भारत पे हमला करने के लिए इस्तेमाल हुआ था, जैसे उनका सर्वेलेंस रडार था, उनकी जो ठिकाने थे वहाँ से एयरक्राफ्ट लॉन्च किए गए थे, ड्रोन लॉन्च किए थे, मैंने सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तहस नहस किया जिन्होंने हम पर हमला करने के लिए जिनका इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने। दैट मीन्स इवन इट वाज भारत का मिलिट्री रेस्पॉन्स, इट वाज स्टिल कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स एंड प्रॉपरली थॉटफुली टारगेटेड एक्शन। इट वॉजंट अ न्यू नी जर्क रिएक्शन कि जाके अंधाधुन फायरिंग कर दूं जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में करी थी। इट वॉज स्टिल अ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स। दैट इज़ हाउ प्रिसीजन वर्क्स, दैट इज़ हाउ मेरी नीति कि मुझे वॉर एस्केलेट नहीं करना है। आई वॉन्टेड स्टिल, रादर इंडिया वॉन्ट स्टिल एन अमिकेबल सोल्यूशन। लेकिन अमिकेबल सोल्यूशन जब भी आएगा तो दोनों में संवाद होगा। आप तो बातचीत नहीं कर रहे हो, कैसे अमेरिकन होगा? सो एग्जीक्यूशन ये एक भाग हो गया। और आपने पूछा कि इस एग्जीक्यूशन में क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस ऑपरेशन में। जैसे मैंने कहा कि युद्ध का माहौल नहीं है, प्रणालियाँ ही बदल गई है। रिमोट वॉर, साइबर वॉर इज ऑल गिवन टुडे। हमारी साइबर प्रणाली काम कर रही थी, इंटेलिजेंस प्रणाली काम कर रही थी, और एयरफोर्स ने अपने जो एयरक्राफ्ट थे, रफाल हुआ, ये कुछ हो गए, दूर से मार करने वाले, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, BVR मिसाइल, उसका हमने इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली मैं अभी उसी पर आने वाला था सर, सॉरी टू कट यू ऑफ। आई एम नॉट, मैं वेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ओके। सो एयरफोर्स डिड दिस। व्हाइल दे वर डूइंग दैट, आर्मी वॉज प्रिपेयर टू डू द कंप्लीट एयर डिफेंस ऑफ द इंस्टॉलेशन जिस पे पाकिस्तान हमले कर रहा था। और हम ये भी इंश्योर कर रहे थे कि सिविलियन पॉपुलेशन हमारी बची रहे। और नौसेना ने अपने जहाज पूरे अरेबियन सी और इस तरफ ऐसे डिप्लॉयमेंट पे रखे हुए थे कि ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड करके उनकी रसद प्रणाली जो थी उसको हम तोड़ पाए, नंबर 1। नंबर 2, मकरान कोस्ट की तरफ से उनके हवाई जहाज आके या मिसाइल आकर हमको तहस नहस ना करे, मकरान कोस्ट पे दबाव डालने के लिए नेवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि हमारी एयर डिफेंस प्रणाली है, आवर CBG
carrier battle group was active that time to do necessary actions. We had fighter aircraft on board, we had helicopters on board, which was backed up by the loitering ammunition, which was backed up by the intelligence, and which was backed up by the helicopters for the airborne early warning. They were already in the CBG. So हमारे तीनों प्रणालियाँ का तालमेल बहुत ही अच्छा था, और इसमें हमारे BSF का भी, हमें उनको भी शाबाशी देनी पड़ेगी। राइट। जब पाकिस्तान का सैन्य जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर से अंदर में घुसखोरी करने की प्रयत्न कर रहा था, उनको पकड़ के उनका खात्मा करने में BSF ने बहुत अपनी जागरूकता और अपने प्रिपेयर्डनेस का एक उत्तम उदाहरण दिया है। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि सेनाओं का तालमेल आप देखेंगे, एकजुट होके हम लड़ रहे थे, एक एक उंगली नहीं थी, एक मुट्ठी बन गई थी, जिसका जवाब देना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर बमबारी और बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए सिविलियन इंस्टॉलेशन पे बमबारी करी है 9th, जिसमें 16 निरपराध हमारे लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए, जिसमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे भी इंक्लूडेड है। डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर ऐसी चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वी हैड टेकन अ प्रिंसिपल, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा दिया था दैट इंडिया विल गिव एन इक्विटेबल and the befitting reply to Pakistan. What it means, आपने एस्केलेट किया तो फिर मेरी जो सीमाएं मैंने आपके लिए निर्धारित कर रखी है कि ये मैं नहीं करूँगा, इफ़ यू फोर्स मी टू गो बियॉन्ड माई लाइन, आई विल गो, देन आई विल नॉट हेजिटेट। और ऐसी बमबारी हमने करी, ऐसी घटनाएं करी, एंड द टर्निंग पॉइंट केम जब किनारा हिल्स पे हमने हमला करके जगह को दिखा दिया कि कैसे पिन पॉइंट में हमला कर सकता हूँ। उनके नूर खान बेस, एयर बेसेस नष्ट हो चुके हैं, उसके सैटेलाइट इमेजेस हैं हमारे पास में, और ऐसा माना जाता है कि उनका किनारा बेस जहाँ है वहाँ पे उनके न्यूक्लियर वेपन्स थे। और जहाँ पे पिन पॉइंट हमला मैंने करा, 10 तारीख को अपनी पूंछ अपनी टांगों में दबाते हुए पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने DGMO कॉल्ड इंडियन DGMO, विच इज एन आर्मी ऑफिसर who operates, who takes decisions, कि भैया ceasefire. So we never wanted to escalate, go towards the war. It's Pakistan, it went. It's Pakistan's fault. And किसी ने अपनी पूंछ दबाई होगी अपने टांगों में, it was again Pakistan, not India. राइट। वेल, अभी एक्चुअली मैं दूसरा सवाल पूछने वाला था वेपन्स के बारे में, पर अभी आपने एक बात छेड़ दी है तो ये सवाल पूछना मेरा बनता है। जब हमने किराना हिल्स पर अटैक किया और जिसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने सीज फायर किया, किराना हिल्स में ऐसा क्या था कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं अभी हमको सीज फायर करना ही पड़ेगा? Was that we actually hit the and exposed Pakistan for its nuclear bluff? आपने जो प्रश्न पूछा कि जो टर्निंग पॉइंट जिसको कहेंगे, वो किनारा हिल के कारण आया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि किनारा हिल इज़ द ओनली टर्निंग पॉइंट। हमने नूर खान बेस पे जो एयर बेस पे जो अटैक हुआ था, उन पे जो ग्राउंड पे जो उनके एयरक्राफ्ट खड़े थे F-16, आई थिंक 5 या 6 एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे नष्ट हो गए थे। रनवे डैमेज हो गया था और एयर बेसिस भी डैमेज हो गई थी। उनका एयर डिफेंस रडार को हमने तहस नहस कर दिया था, सर्वेलेंस रडार को तहस नहस कर दिया था, ड्रोन गिराए गए थे, और जो अपने सरहद पे जो उनका बमबारी का और जो फाइटिंग था उसको बिफिटिंग रिप्लाई देना हमने चालू कर दिया था। सो द मैसेज वॉज वेरी क्लियर कि यू एस्केलेट एंड आई विल नॉट स्टॉप। एंड किनारा वॉज द इंडिकेटर टू इट कि भाई माई इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्ग, I got the capability to hit you where it is going to hurt you bad.
That means I'm going to escalate the cost of war for you gradually because you are forcing me to increase that cost. So किनारा को जो हम कहेंगे कि वो एक contributory factor था, ये नहीं कि सिर्फ किनारा ही उसका कारण था. और जब उनको पता चल गया कि the cost of war is going to be far too much and now it's beyond the bearing limit, दुम दबा के आ गए और बोले कि भाई हमें सीज फायर करना है. और फिर आप ये देखेंगे मैग्नेमिटी ऑफ इंडिया. हम लोगों ने कहा कि हम जाके लाहौर ले लेते, हम जाके पाकिस्तान ले लेते, हम तो ये कर लेते वो कर लेते. लेकिन यही फ़र्क है ट्रंप और इंडिया में. इंडिया न्यू कि मेरा उद्देश्य क्या है. जब आप कभी भी कोई भी युद्ध को छेड़ते हो तो उसको कब शुरू करना है उसलिए 15 दिन लगते हैं, कब शुरू करना है. लेकिन जब मैं निर्धारित करता हूं मैंने कब शुरू करना है, उसी टाइम ये निर्धारित होता है उसको कब खत्म करना है. सेनाओं को पता होता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं उसका उद्देश्य ये है. उद्देश्य जहां पे मेरा पारित हो गया, उसको मैंने हासिल कर लिया, आई विल स्टॉप. And moment we did Kinara Hills attack and other attacks, Pakistan, it went beyond their bearing point. They came around. We knew कि we have achieved the objectives what we wanted. So we also said fair enough. हमें भी कोई खुशी नहीं है कि भाई ये तहस नहस मचा दे. सो एक लॉजिक होता है. ऐसे प्रश्न पूछना कि हम तो जाके पूरा पाकिस्तान ले लेते हैं ऑल दैट, ये नहीं. इसमें कुछ लॉजिक्स होती है. आज जो अमेरिका कर रहा है ईरान में, उनकी क्या हालत बन गई है. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. किनारा इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस, बट इट इज द अमलगमेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स ऑफ विच आई हैव स्पोकन अबाउट. सर यहाँ पर एक सवाल आया है मेरे मन में, जो एक्चुअली जो सवाल मैंने प्रिपेयर किए थे उससे थोड़ा सा अलग है, पर यहाँ पर मैं ये सवाल पूछना बनता है. किराना हिल्स पर हमने जब अटैक किया तो एक्चुअली अटैक किया हमने किराना हिल्स पर जख्म या दर्द हुआ अमेरिका में. ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, कोई भी चीज़ का प्रूफ कोई मांगे तो प्रूफ तो नहीं दे सकते. ऑल दिस थिंग्स आर इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटेलिजेंस जो हमारे पास आता है. इंटेलिजेंस के मुताबिक ये है कि जो न्यूक्लियर बम थे या कुछ है, सारा है स्टॉक पाइल जिसको कहा जाता है भाषा में, वो शायद कहीं इर्द गिर्द किनारा हिल्स के है. सो दो चीज़ें हमने करी किनारा हिल्स को अटैक करते हुए. एक तो दैट आवर इंटेलिजेंस इज गुड इनफ, बिकॉज नो इंटेलिजेंस इज परफेक्ट एवर. इंटेलिजेंस गुड इनफ एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिटिंग वेयर इट इज गोइंग टू हर्ट. देन वेदर इट हर्ट्स पाकिस्तान और इट्स गोइंग टू हर्ट अमेरिका इज नॉट माई प्रॉब्लम, because ultimately safeguarding of my own nation is first very important. अब आपने प्रश्न पूछ ही लिया तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा. एक तो सारे जग ने ये देख लिया कि ये स्टॉक पाइल जो है वो शायद पाकिस्तान में है लेकिन पाकिस्तान के अख्तियार में नहीं है. अब उस पर किसका मालिकाना हक है और उसको कौन चला सकता है, दीज आर कंजंक्शर्स. हो सकता है वो अमेरिका के हो, पाकिस्तान के हो, एंड ऑल दैट. दीज आर ऑल इंटरप्रेटरी. ओनली थिंग आई वांटेड टू प्रूव दैट आई नो समथिंग इज देयर एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस. दिस इज वन रीजन. सेकेंडली, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि आज तक के, यानी मैं फिर से राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, सबका कहना था कि आज तक हमने पाकिस्तान को कभी खदेड़ा नहीं, उनको सबक सिखाया नहीं, क्योंकि हमें डर है कि वो पता नहीं कहीं पे जाके अणुबम हम डाल दे, न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर ले और हमारा तहस नहस कर दे. ऑपरेशन सिंदूर हैज़ कैटेगरिकली एंड एम्फेटिकली कॉल्ड आउट द ब्लफ ऑफ पाकिस्तान एंड वी हैव फिनिश्ड द बोगी ऑफ न्यूक्लियर वेपन वंस फॉर ऑल. इसके दो फायदे हैं. एक, पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपोज्ड. सेकंड, if Pakistan ever dares to use a nuclear weapon, I will give them a befitting reply which will be much more expensive and much more devastating than what they do. They have understood it. जब मैं इंटेलिजेंस लेता हूँ, मैं किसी प्रणाली पे हमला करता हूँ, किनारे पे करता हूँ, I will not do it unless and until I am confident that if tomorrow somebody does a nuclear attack against me,
I will be prepared to answer it. My second strike capability का confidence, this is the subtle message which has been given to powers it may be. Whether it is to Pakistan, whether it is to China, whether it is for America. I am not going to name the nations, but it was one, calling off the bluff. Secondly, telling, don't dare. So that has been another important facet of the Operation Sindoor, and compliments to our government. एब्सोल्युटली, It was very important. एब्सोल्युटली. और अगर सर हम अगर वॉर की बात करें और प्रिसीजन की बात करें एग्जैक्टली, तो हमने काफ़ी वेपन्स नए यूज़ किए. तो वॉर की बात करें और वेपन्स की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता. तो हमने कौन से ऐसे वेपन्स यूज़ किए जो which had a pinpoint accuracy and which caused chaos in Pakistan? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भी विस्तारवाद वाला प्रश्न है, यानी उसको विस्तार से उत्तर देना पड़ता है. फिर भी कम समय में जो कुछ भी मैं बताना चाहूँ मैं करना चाहूँगा. इसमें तो हमने विदेशी प्रणाली भी यूज़ करी हुई है और देशी प्रणाली भी यूज़ करी है. जैसे हमने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर वॉज ग्रेट फॉर अस टू एक्सपोज पाकिस्तान ब्लफ. Similarly, Operation Sindoor gave me the opportunity to prove my indigenous capability of weapons and systems to the whole world. उसमें हम बात करेंगे. यदि हम विदेशी प्रणाली की बात करते हैं तो हम विदेशी प्रणाली में हमने हैमर यूज़ किया है, फ्रेंच ओरिजिन. यस, आई थिंक स्कैल्प भी हमने यूज़ किया है. स्काल्प भी हमने यूज़ किया हुआ है, विच यूके कॉलेज में स्टॉर्म शैडो ऐसा कुछ उसका प्रतिनाम है. Then we have used loitering ammunitions, which is Israel supplied. We have used S-400 very effectively. Of course. And we have used older missiles given by rather Russian origin, Pichora, Osa-AK, and they have turned out to be very effective in doing the air defense. Then we have used radars and all that which have been given to us for the air defense. तो ये तो विदेश का बात हो गया. जब हम अपने देशी सिस्टम्स और वेपन्स पे आए तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि पहली प्रणाली जिसने हमें इस ऑपरेशन के दौरान आंखें दी, दैट वाज स्वाति रडार ऑफ DRDO. इट प्रूव्ड इज गुड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज. और जब मैं अपना रडार यूज़ करता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी सीक्रेट होती है, उसका यूटिलिटी सीक्रेट होती है. कोई मेरे को धमकी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारा सर्वेलेंस रडार बंद कर दूँ. सेकेंडली, हमने सिर्फ रडार से तो काम नहीं चलेगा, मिसाइल भी चाहिए, आकाश मिसाइल. देन पिनाका रॉकेट्स, अपनी बंदूकें, धनुष. These systems have performed so well कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा होना ही चाहिए. और एक छोटी सी कंपनी है, वी कॉल इट स्टार्टअप, आइडिया फोर्ज. लॉइटरिंग ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस, कामाकाजी ड्रोन्स फॉर अटैक. दिस स्मॉल स्टार्टअप कंपनी हैज गिवन अस द ड्रोन्स which have given us a supporting power to achieve what we wanted to achieve. Then there are startups and small companies like Tonbo, New Space Aerospace something. They are making sights. And sights is the important thing because they are IR sight, they are infrared sights होती है, अलग अलग sights होती है. Precision के लिए sights की बहुत important, महत्वपूर्ण होती है. So it is a total ecosystem of India has stood together. लेकिन प्रणाली तो सही है, logistics. Small Indian companies have come together to maintain the logistics of India. अब युद्ध चल रहा है, वहाँ जाना है, कोई भी सिविलियन पीछे नहीं हटा कि भाई मेरा ट्रक में नहीं ले जाऊँ. Yes, military logistics, naval logistics, air force, everything we function 60-40. 60% credit is ours, 40% is down below. OFB has risen to the
on factory board, supplying ammunitions. DRDO has risen. Small companies have arisen. So it's a complete amalgamation of the national capability into this thing. As I said, Indian capability was proven. Secondly, civil, military, industrial fusion. It is a fantastic concept which keeps you going. Civil military fusion is technology comes from the military, civil chaps manufactures it, and it has got the dual use for the progress of the nation. Wow. This Operation Sindoor has given an opportunity to prove India so many things together. And one small point. We decimated the drones, we decimated the missiles, we thwarted the attacks, we damaged the air defense radar. Today, China itself is wondering what the hell has happened to my weapon systems. Or I used to think that I'm super duper. Have you seen the changes in the military leadership in China? Why? China feels PLA has let the whole nation down by giving them the weapons which didn't function. That is the bonus. But I cannot be complacent. When I prove the deficiency, China will go for modernization. I have got to be prepared. Absolutely. I need money. Once again, last time जैसे मैंने कहा था, फ्रीबी वाला कल्चर इस देश से जाना पड़ेगा, इनकम टैक्स को डुबाने का कल्चर यहाँ से जाना पड़ेगा, ताकि सरकार के पास पैसा है मॉडर्नाइजेशन के लिए. और सर, बातचीत करते करते हम अभी आए हैं अंत तक. मेरे कुछ 2 सवाल अभी बाकी हैं. सो अभी ये सब हुआ, मतलब पहलगाम का अटैक, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर. एक्चुअली इससे हम क्या सीख सकते हैं? यानी कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इस इंसिडेंट से हमको क्या सीखना चाहिए? देखो, इसको भी 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा. ऑपरेशन सिंदूर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड what should I say, a revolutionary impact on India's geostrategic relationships. That is important before we go to the next question. Yes. In the geostrategic relationships of India, आप देखेंगे जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड यूरोप, इंक्लूडिंग इटली एंड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, they acknowledged legitimacy of the India's right to reply. इसका मतलब ये हुआ, इन देशों ने हमें ये नहीं कहा कि we are aggressive. Rather, they supported our right to reply. And they stood with us saying that terrorism cannot be tolerated. So, Europe and UK generally stood with us. That's one point. Second point, in general, आप यदि analysis करोगे, mostly the Gulf countries or the Middle East countries, what we call the GCC, they generally stood with us. So we must invest in diplomatic relations improvement with Europe, with United Kingdom, with Middle East countries, because that is for our long-term energy security and the other securities also. Saudi Arabia ने they have signed the defense pact, लेकिन उस पैक्ट हमारे सऊदी अरब से संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं. तो इस पैक्ट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका स्टडी करके हमने अपने रिलेशन बना के रखने हैं. द ओनली अचिलिस हिल और ओनली थॉर्न इन माई फ्लैश, टर्की एंड चाइना स्टूड फर्मली विद पाकिस्तान. I must know who are my enemies, and I must prepare myself to stand against them whenever required. And last but not the least, USA. Their stance was not a stance which should be, if you call me your friendly nation, if you call me your partner. It was a very dismal response, disappointing response from the USA when all these things were going on. You have to stand with your own friends when you are in difficult times. US didn't do that. We have to keep that in mind, how much we should rely on it. But once again,
our relationship with USA have all been good, and I told you last time also, the diplomatic cadre of the both the nations is still trying to bring the relations Yes. back on the rail, but they didn't stand with us. And on top of it, when the DGMO of Pakistan came, दुम दबा के मेरे पास आया और हमने उसको ऑनर करते हुए हमने सीज फायर किया. Somebody has got a gall to claim that he is responsible for the ceasefire course. between Pakistan and India. और ऐसा तो एक ही आदमी कर सकता है. That is not the diplomatic relations. Okay, this is the what we call this is the relationship. So our foreign policy has to be now reshaped depending on what we have learned. This is the first lesson from that. There are other lessons which we have learned from this. Even the CDS has spoken about it, General Chauhan, that unified command is the necessity. Interoperability of three forces, including paramilitary forces together, is the necessity. Tailoring the weapon system as per the emerging threats together is the necessity. And keeping cyber in mind, cyber security is most important. And henceforth, microwave weapons, laser weapons, satellite weapons, these are going to be the reality. So be prepared towards going toward that, expanding our capabilities, maintaining logistics. These are all the lessons which were used in a manner in Op Sindoor, लेकिन उनको strengthen करना बहुत ज़रूरी है. Even CDS has, Honorable CDS has spoken about it. So these are the lessons, and now only learning lessons is not the only thing. Government has already started theaterization of commands, modernization of our armed forces, giving proper budgets to this, joint exercises of all the three forces together, then tailoring new training programs for our armed forces. Everything has already started. It's a continuum which is going on. So these are the lessons, these are the implementations which are going on. Now let me go ahead. If when you see all this together, so आप एक प्रधानमंत्री मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है. क्यों? तो उसमें से मुझे जो सीख मिली, वो सीख को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, और इस टाइम के दौरान पाकिस्तान ने मेरी कुरापत कुछ करी, यदि कुछ करने की हिम्मत करी, तो आई शुड बी रेडी टू गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई अगेन on the same principle. So Operation Sindoor is a new normal for this nation, with a message to Pakistan. Every terrorist attack will be taken as the war of act. It will be given a befitting reply, and I will never forget what you do to my nation. These messages. So continuum of Sindoor is based on this. लोग कहते हैं कि ये तो टॉम टॉम करना है या प्रेस में मीडिया में आने का है. इसके पीछे लॉजिक है. Sun Tzu, thousands of years ago, said, if you know yourself and you know your enemy, your victory is assured. If you know yourself but you do not know your enemy, 50% times you will win, 50% times you will lose. But if you don't know your enemy and you don't know yourself, you will lose 100 times. Always. Today, I know myself and I know my enemy. Absolutely, sir. Absolutely. सर एज यूजुअल अमेजिंग पॉडकास्ट. मतलब बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सी नई चीज़ें हमने जानी, और ये भी अंत में हमको पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट paused, not finished. Not even paused. Not even paused. It is paused on paper. It's paused on paper. Yeah. Okay. अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं, लेकिन इसके कंटिन्यूम जो है, जो मिलिट्री डोमेन में नहीं आते हैं, और हमारे दर्शकों ने वो जानना भी बहुत ज़रूरी है. Just because I have given a befitting reply to Pakistan, has the terrorist activities in India stopped? Emphatic answer to that is no. अभी आप
दिल्ली पुलिस ने जो कुछ अनर्थ करे हैं, बस्टिंग ऑफ द स्लीपर सेल्स, दे हैव कॉट 11 पीपल जिनका मकसद था आतंकवाद मचाना. They wanted to use toy cars to do the आतंकवादी हमले all over the nation. They have also busted a sleeper cell somewhere near Gurgaon and all that, who have been installing Chinese-made CCTV cameras in front of the important installation, including the military installations. Wow. That cell we have busted. In South India also we are busted somewhere near Hyderabad, the cells which were trying to, rather preparing to do आतंकवादी हमले on the educational institutions. सर इसके ऊपर ना हमें एक और दूसरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी. लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, ये ध्यान में रखते हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी एक न्यू एंटी टेरर पॉलिसी लाई है जिसका नाम है प्रहार. मैं दर्शकों से विनती करूंगा, इंटरनेट पे जाइए, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. उसका डॉक्यूमेंट है वहां पे, प्लीज चेक इट आउट. देखिए. एंड प्रहार इज बाय द वे नॉट स्ट्राइक, वो तो है ही, इट हैज गॉट ड्यूअल मीनिंग. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्रोनिम which I think our viewers should go on the internet. They will. Sir, on this note अभी करते हैं इस पॉडकास्ट का एंड, क्योंकि हमको आगे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए एक तो लिंक थोड़ी सी छोड़नी चाहिए ना, तो हमने वो छोड़ दी है. सो सर आप आए और हमारे साथ इतना नॉलेज शेयर किया, उसके लिए थैंक यू. और ऐसे ही आप आते रहिए और हमको और एजुकेट करते रहिए. और सिर्फ आपसे एक मैं यहाँ पर प्रॉमिस चाहूँगा कि आप जल्द ही वापस आएंगे. मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों से मुझे बातचीत करने का मौका देते हैं. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ये जो बातें मैं कहता हूँ, ये कोई ड्रामेटाइजेशन करना है ऐसे नहीं होता है. मेरा उद्देश्य ये है कि जिसको कहते हैं रीडिंग इट बिटवीन द लाइन, जो सही जानकारी हो आपके लेवल तक पहुँचनी चाहिए. और इसको समझते हुए जो प्रणालियाँ, स्लीपर सेल्स है, टेररिस्ट सेल्स है, घातकवादी जो हमारे NGOs है, इनके ऊपर नज़र रखते हुए सिटीजन्स करके हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के साथ खड़े रहें, सरकार को मदद करें. ये मेरा उद्देश्य है. जैसे आपके होस्ट ने कहा कि मैं जल्द आने का प्रॉमिस करूँगा. यस, मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहेगा कि सही जानकारी आप लोगों के पास पहुँचे, ताकि जो कोई फॉरवर्ड आते हैं, जो कोई आतंकवाद मचाने के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, उनको भी आप खारिज करने में सरकार को मदद कर पाएंगे. आप सबका धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू. जय हिंद.